आगरा के पक्की सराय एरिया की कॉलोनी में 2 बेडरूम के छोटे छोटे घर। जिन लोगों के परिवार छोटे होते हैं उनके लिए तो ऐसे घर सही हैं, लेकिन जिनके परिवार में 8-8 लोग हों वे भला कैसे गुजारा करें। सब बड़ा घर भी तो नहीं ले सकते। इतनी महंगाई में घर का रोजमर्रा का खर्च चलाएं या बड़ा घर खरीदें। यही हालत अविनाश की भी है। उसका एक भरापूरा परिवार है जिसमें दादा दादी, माम पापा, भैया भाभी, एक छोटी बहन और वह खुद, यानी घर में रहने वाले पूरे 8 जने। और बेडरूम है 2। एक रूम पर भैया भाभी का और दूसरे रूम पर माम पापा का कब्जा था। कॉमन हॉल में दादा दादी और छोटी बहन सोते थे। अब रह गया अविनाश, पर उसके लिए तो जगह ही नहीं बचती थी। माम पापा कहते थे कि वो उनके रूम में आ जाए, पर भला जवान बेटा अपने माम पापा के कमरे कैसे आ सकता था। खैर, एक दिन अविनाश वहां सोया तो रात को कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि माम पापा धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। खैर, बात तो कोई भी हो सकती है, प्यार की या परिवार की, लेकिन उसके बाद अविनाश को अपने माम पापा के कमरे में सोना सही नहीं लगा और अगले ही दिन उसने जीवन मंडी रोड पर बनी अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात कर ली कि वह भी रात को फैक्ट्री में रुक जाया करेगा, ताकि उसका घर से आने जाने का समय बच जाए और उस बचे हुए समय में वह और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा काम कर सके। मालिक ने हाँ कर दी, लेकिन बात कुछ और भी थी। अविनाश फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली अवनी से प्यार करता था, इसीलिए उसे अवनी के बराबर खुद को खड़ा करना था, तभी तो वो अवनी का रिश्ता मांगने की हिम्मत करता। दरअसल ये तब की बात है जब अवनी और अविनाश राधा वल्लभ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। चलिए, अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। अवनी एक ठीक ठाक अमीर परिवार से थी। थोड़ा हल्का सा सांवला रंग, मोटे मोटे नैन, तीखी नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबेगने काले बाल, कद 5 फुट 4 इंच, होंठ पतले जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों, बड़े उभार मर्दों को न्योता देते हुए, कमर ऐसे लचकती कि कहने ही क्या। कुल मिलाकर अवनी किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी थी। जैसे ही अवनी की कार कॉलेज के अंदर आती तो जवां दिलों की धड़कनें थम जाती। कोई उसकी कार का दरवाजा खोलने दौड़ता, तो कोई जहां होता वहीं बुत बना केवल उसे देखता रहता। अवनी पर हजारों जवां दिल फिदा थे, मगर वो किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देती थी। कार पार्क करके सीधा अपनी क्लास में और क्लास के बाद कार में बैठ घर की तरफ चल देती थी। अब जानिए हमारे हीरो अविनाश के बारे में। साफ रंग, कद 5 फुट 8 इंच, घुंघराले बाल, माथे पर हमेशा एक बालों की लट झूलती रहती, चौड़ा सीना, मजबूत बाहें, चाल राजकुमारों सी, एकदम हीरो। मगर वो एक पुरानी सी स्कूटी पर कॉलेज आता जाता था। साधारण परिवार का जो था। कॉलेज इश्क एक ऐसा अखाड़ा होता है जहां किसी न किसी का किसी न किसी से पेंच लड़ ही जाता है, मगर ये 2 महान हस्तियां ही ऐसी थीं जिन्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। अवनी प्यार मोहब्बत के झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी और अविनाश घर के हालात से मजबूर था। जब तक वह पढ़ लिख कर कुछ बन न जाए, तब तक किसी लड़की के बारे में उसे सोचना भी नहीं। लेकिन इश्क कहाँ छोड़ता है जनाब, ये तो वह आग है जो बिन तेल बिन दिया बाती जलती है। आखिर इन दोनों को भी इस आग ने पकड़ लिया। दरअसल जहाँ से अविनाश के घर का रास्ता था, वहीं कहीं रास्ते में ही अवनी का घर भी था और वे दोनों कॉलेज से अमूमन एक ही समय पर निकलते थे। एक दिन अचानक रास्ते में अवनी की कार खराब हो गई। उस पर बारिश का मौसम भी बना हुआ था। लाख रोकने पर कोई बस या ऑटो रिक्शा नहीं रुका। इतने में अविनाश, जो अपनी स्कूटी से आ रहा था, उसे देख रुक गया और पूछा, अवनी, क्या हुआ? आप यहाँ बीच रास्ते में? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? हाँ, मेरी कार अचानक बंद हो गई है और कोई बस या ऑटो रिक्शा भी नहीं रुक रहा। परेशान न हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मौसम भी खराब है। लगता है कि थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है और यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक भी नहीं है। अगर आपको एतराज न हो तो आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाएं। अवनी को कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो अविनाश के पीछे स्कूटी पर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने अविनाश को पकड़ा, मानो दोनों ने किसी बिजली के तार को छू लिया हो।
सनसनी सी बनकर एक लहर दौड़ गई बदन में, उस पर बारिश भी शुरू हो गई थी। एक तो बारिश से भीगने पर बदन में कपकपाहट, उस पर आग और घी का मिलन, ज्वाला तो भड़कनी ही थी। तब से दोनों के दिलों में इश्क ने बसेरा कर लिया था, मगर मूक इश्क ने। न अवनी जबा से कुछ कह सकी, न अविनाश इश्क कबूल कर सका। इत्तेफाक देखिए, पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों की नौकरी एक ही जूता फैक्ट्री में लग गई। हुआ यूं कि अवनी के पापा की जीवन मंडी रोड एक जूता फैक्ट्री के मालिक लवेश से अच्छी जान पहचान थी और इस वजह से उनकी बेटी अवनी को मैनेजर का पद मिल गया था। इधर अविनाश को बहुत मेहनत के बाद किसी जानकार की सिफारिश से जीवन मंडी रोड की उसी फैक्ट्री में काम मिल गया। उसने आते ही अवनी को देखा तो हैरान रह गया। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों का प्यार दोबारा हिलोरे लेने लगा। एक दिन अविनाश जब फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि अवनी कार रोके खड़ी थी। मैडम, क्या हुआ? कार खराब हो गई क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतना सुनते ही अवनी कार से निकली और अविनाश के गले लगकर खूब रोई। अरे अवनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है, अविनाश ने पूछा। अविनाश, तुम्हें अगर मेरी जरा भी परवाह होती तो इतने पत्थर दिल न बनते, मेरे प्यार से अनजान न रहते। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता इस एक नौकरी की वजह से इतना बदल गया कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर भी मैडम ही कहो? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? नहीं अवनी, तुम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर हमारा मिलन मुमकिन नहीं है। तुम ऐशोआराम में पली हो और मैं एक मामूली सा इंसान। तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। ये कहते हुए अवनी ने अविनाश के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उस छुअन की आग से दोनों के तन जल उठे, मगर जल्दी ही वे संभल गए, क्योंकि दोनों को ये भी डर था कहीं कोई देख न ले। पर अगले दिन वे दोनों फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी लेकर ताजमहल देखने गए। हम इस प्यार की अनमित निशानी के सामने एक दूसरे को अपनाते हैं और कसम खाते हैं कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, अविनाश ने ताजमहल को देखते हुए अवनी से कहा। दोनों के जवान दिल धड़क रहे थे, मिलन को तड़प रहे थे। अब दूर रहना मुहाल हो रहा था। वे दोनों वहां से बाहर आए और किसी सुनसान जगह की ओर चल दिए। ज्वालामुखी जो अंदर दहक रहा था, वो न जाने उन्हें किस ओर ले जा रहा था, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। एक जगह पर अवनी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अविनाश पिघल पड़ा उस पर मोम के जैसे और लपेट लिया उसे अपने अंदर। अवनी भी अविनाश की बाहों की गिरफ्त में आने को छटपटा रही थी। बस एक जलजला काफी था दोनों को इश्क के दरिया में डुबाने के लिए, और वे डूब भी गए। एक कुंवारी ने अपना कुंवारापन न्योछावर कर दिया अपने प्यार पर। मन से तो पहले ही उसके सामने बिछी हुई थी, आज तन से भी बिछ गई। जब सब बह गया तब होश आया। दोनों सोचने लगे कि अब आगे न जाने क्या होगा, क्योंकि यह तो अवनी भी जानती थी कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अविनाश ने अवनी को भरोसा दिलाया कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता है, तब तक वे नहीं मिलेंगे। अवनी ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। अविनाश फैक्ट्री में नए से नए डिज़ाइन के जूते बनाता था और वे काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। अब उसने और ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन अविनाश रात को फैक्ट्री में ही कोई नया डिज़ाइन सोच रहा था कि उसे हाजत हुई, मगर जैसे ही वो बाहर निकला तो देखा कि फैक्ट्री में चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने जल्दी से दूसरे कमरे में सोए हुए मजदूर और चौकीदार को आवाज़ लगाई, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से इतनी जल्दी आग के फैल गई कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गईं, मगर अंदर जाना मुश्किल था, इसलिए फैक्ट्री की दीवार तोड़कर ही दमकल की गाड़ियां अंदर जा सकीं। मगर जब तक गाड़ियां अंदर गईं तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन तीनों की लाशें भी कंकाल के रूप में मिलीं। अवनी ने ये सुना तो पागल सी हो गई। बहुत इलाज करवाया मगर वो अविनाश को भूल नहीं पाई। उसने आगरा के पागलखाने में दीवारों पर अविनाश अविनाश लिखा हुआ था।
पागलखाने की दीवारों में इश्क की तड़प की गूंज सुनाई देती थी। अक्सर रातों को अवनी के चीखने की आवाजें आती थीं, कोई मेरे अविनाश को बचा लो या मुझे भी उसी आग में जला दो।